सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आज 30/11/2023 है। यूँ तो क्लासेस में डेट पढ़ाने में डेट नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वीडियो क्लासेस होती हैं और कई बार लिंक मिलता है तो आदमी हचक जाता है कि भाई इतना पुराना क्लास कैसे हमको दिया जा रहा है। जबकि पॉइंट्स टू दी पॉइंट्स टॉपिक की बात करते हैं, तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ फीवर। पहले तो क्लासिफिकेशन को समझना ज़रूरी है और तब बात आती है टाइप्स ऑफ फीवर की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीवर क्या है, व्हाट इज़ फीवर। मैं समझता हूँ आवाज़ सभी को साफ जा रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताएंगे, बट आज इसको समझते हैं। इसलिए क्योंकि क्लास सेकंड है, फेज़ सेकंड है और बैच भी जो है वो सेकंड है। NHEH BSc कोर्स को हम फ्री एजुकेशन ऑनलाइन कोर्स में हम पढ़ रहे हैं। आप सभी जो चिकित्सक गण हैं ये तो जानते हैं कि फीवर होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके कारण को आज हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। ये वीडियो हो सकता है आप लोगों को कुछ लंबा हो, परंतु आप सभी को ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं बुखार, फीवर के बारे में। नाम से ही अगर हम बात करते हैं मेडिकल टर्मोलॉजी में, तो नाम से ही हम लोग सभी जानते हैं इसको पायरेजिया या पायरेक्सिया भी कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि किसी को अधिक गर्मी महसूस हो रहा है तो वो बोलता है कि मुझे बुखार हो गया है। जो फीवर हुआ है ये किसी भी तरह की कोई बीमारी या कोई डिजीज नहीं होती है, बल्कि फीवर जो होता है वो एक लक्षण है, सिम्टम है, एक कंडीशन के इंडिकेशन का मात्र एक जरिया है जो हमारे शरीर में किसी न किसी प्रकार के इन्फेक्शंस इनपुट हुआ है वो हमें बताता है। यानी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शंस हुआ है या इन्फेस्टेशन हुआ है या हो रहा है, स्टार्ट हुआ हो, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है। ये जब किसी भी तरह का अगर कोई बाहरी संक्रमण, इन्फेक्शन जो हमारे शरीर को टच करता है, तो उस दौरान हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम लोग ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये उसको भी एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है और फिर हमारे शरीर को प्रोटेक्शन पॉइंट जो होता है उसको ये प्रोवाइड करता है। जो एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है वो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम से उसकी एंटीबॉडीज़ जो होती है उसको वो डेवलप करता है। तो उसके अंदर जो फॉरेन पैथोजेंस, मतलब जिसमें बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है, प्रोटोजोआ पैरासाइट्स हो सकता है, उससे वो फाइट करता है। तो उस दौरान जो बाहरी संक्रमण हुआ होता है उसको वो बॉडी के अंदर आ रहा है, संक्रमण को, जो संक्रमण होता है उसको रोकता है, तो उसको एंटीबॉडीज़ भेज रहा होता है। इन दोनों के बीच जब फाइट होता है तो उसकी वजह से शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है और उसी को हम लोग फीवर, पैरेल्जिया या पायरेक्सिया कहते हैं। ये कोई रोग नहीं है, अपितु ये केवल एक सिम्टम है, साइन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन प्रवेश कर रहा है। जैसे ही आपको मान लेते हैं कहीं चोट लग गई हो, कहीं सर्जिकल ट्रामा हो रहा हो, इंजरी हुई हो, या फिर यूं कहूँ कि बॉडी के अंदर किसी प्रकार के एलर्जी या स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर
या स्किन रिलेटेड कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हो, या फिर डिहाइड्रेशन हो गया हो, या फिर ऐसे आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जिसके वजह से वहाँ एक्सप्लोज जो था वो आपके बॉडी के अंदर चला गया, तो इसके कारण इन्फेक्शन होगा। तो फिर स्ट्रोक एक कंडीशन हो सकती है कि आपको स्ट्रोक हुआ हो पेशेंट को, या फिर हो सकता है ब्लड रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर हो सकता है व्यक्ति को ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकीमिया हो गया हो, या फिर जैसे कफ हो गया हो, या फिर हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम लोग यूटीआई कहते हैं उसका डिसऑर्डर हो गया हो। तो इस प्रकार के जो इन्फेक्शन हो गया होता है, तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी इन्फेक्शन हैं उसमें बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन हो रहा हो, तो फिर वो चाहे इन्फेक्शन छोटा हो या बड़ा हो, या फिर किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के किसी भी सिस्टम में होता है, तो उसको सबसे मतलब उसको बोलना चाहिए जो सब है उस मतलब जो सबसे जो मुख्य लक्षण होते हैं वो दिखाई देता है फीवर के रूप में। तो हम देखते हैं कि व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है उसको फीवर हो चुका है, जिसकी वजह से हमें मालूम होता है कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ तो ऐसा कहीं छोटा मोटा या कोई बड़ा इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और फीवर जो होता है वो एक सिस्टम फीवर जो है एक सिर्फ एक सिस्टम की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है, अपितु हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम होते हैं सभी सिस्टम को ये प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ जो फीवर होता है वो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम भी क्रिएट करता है, क्योंकि जब हमारे शरीर के सेल्स पर किसी भी तरह का इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन होता है तो ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो भी बॉडी के अंदर पैथोजेंस कंज्यूम एजेंट जो होते हैं वो विरोध नहीं कर पाते, और उसी तरीके से एक प्रोटेक्टर का जो वर्क होता है वो करता है। यदि हम बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के ऐसे सिस्टम हैं जो हमारे शरीर में उसे किसी तरह से इफ़ेक्ट करता है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि पहला सिस्टम इसमें क्या आता है। सबसे पहला सिस्टम आता है, मैं इसको असाइन करते हुए भी चलूँगा ताकि आप लोगों को क्लियरली समझाने में आसान हो। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, अगर इसमें जो फीवर हुआ होता है वो किसी तरीके से प्रभावित करता है, ये हमको जानना है। तो इसमें जो सांस लेने वाली जो शक्ति होती है उसमें ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है या तो वो स्लो हो जाता है या फिर वो रैपिड जो ब्रीदिंग होती है वो रैपिड हो जाती है, देखने को ऐसा मिलता है। सेकंड सिस्टम क्या होता है, सेकंड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, जो फीवर है उसको ये जो कि किसी भी तरीके से प्रभावित करेगा, तो वो हमको समझना है। सर्कुलेटरी सिस्टम से जो प्रभावित होता है तो उसमें सबसे पहले चेंजेस क्या आती है, मैं क्लियर करते भी चलूँगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पल्स रेट,
मैं समझता हूँ सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि पल्स रेट एक अहम रोल प्ले अदा करता है। ख़ास तौर पे जब सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर कोई डिजीज़ हुआ है और उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित हो रहा है, तो वो पल्स रेट जो होता है उसको वो इंक्रीज़ कर देता है, हाई कर देता है। समझ रहे हैं? तो आपने देखा होगा जब किसी भी व्यक्ति को फीवर होता है, तो वो जब हम चिकित्सकों के पास पहुंचता है तो सबसे पहले चिकित्सक क्या करता है, उसको बैठाता है। बैठाने के बाद उसकी जो कलाई होती है, ये कलाई है, ये वृष्ठ उल्ना रेडियस है, उसकी जो आर्टरी होती है आपने देखी होगी, यहाँ एक पतली सी नस होती है, ये उल्ना आर्टरी बोलना चाहिए रेडियस, और उल्ना के आर्टरी जो होती है जिसमें हम लोग जो पल्स की जो गति होती है उसको चिकित्सक जो होता है वो मेज़र करता है और देखता है कि पल्स की जो गति है वो नॉर्मल से बढ़ी हुई है या कम है। तो उस दौरान व्यक्ति को देखता है, तो व्यक्ति को दिखता है कि पल्स रेट जो है वो उसकी गति बढ़ी हुई होती है। तो इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तीसरा इसमें क्या आता है? तीसरा इसमें आता है एलिमेंट्री सिस्टम। एलिमेंट्री सिस्टम, एलिमेंट्री सिस्टम जो होता है वो अगर फीवर हुआ है किसी को और प्रभावित कर रहा है तो इसमें क्या देखने को मिलता है। जैसे जो फीवर होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो बहुत सारे जो लक्षण होते हैं वो सिंपल लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब जो व्यक्ति होता है उसके मुंह जो होता है वो सूखने लगता है, वो मतलब बोलना चाहिए इसमें हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो मुंह होता है वो ड्राई हो जाता है। ड्राई माउथ के साथ साथ में कभी कभी देखने को मिलता है कि जो उसका टंग होता है, जीभ जो होती है, उसके ऊपर कोटेड दिख रहा है, सफ़ेद टाइप का एक मोटा परत दिखाई देता है, लेयर जैसा जमा हुआ एक पपड़ी टाइप का दिखाई देता है। तो इसको हम मतलब इसके साथ में और कंडीशन क्या दिख सकता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब व्यक्ति की जो भूख लगने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, भूख नहीं लगता है। तो ये फीवर के का जो लक्षण होता है वो एलिमेंट्री सिस्टम का फीवर होता है, तब देखने को मिलता है। चौथा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, जो कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में फीवर के वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या अंतर और क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो हमको समझना है। वो कैसे भी प्रकार का जो इफ़ेक्ट करता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें अगर हम बात करते हैं तो क्या सिम्टम देखने को मिलता है। जब व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फीवर से रिलेटेड कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, डिमेरिट्स आती है, तो उस जगह पे नौजिया और वोमिटिंग, मतलब व्यक्ति जो होता है उसको कभी कभी जी मचलाता है, उल्टी जैसा लगता है, और कभी कभी वो व्यक्ति उल्टी उल्टी वोमिटिंग कर देता है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। जिस व्यक्ति के जीभ के ऊपर देखिएगा अगर पतला या मोटा वाइट लेयर कोटेड दिखाई देता है, इसका मतलब है व्यक्ति के या तो व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है या बहुत समय से कॉन्स्टिपेशन चला रहा है, जिसके वजह से डिजीज जो है वो डिस्पेप्सिया कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है। तो डिस्पेप्सिया का जो कंडीशन होगा उसमें एस्लास मेडिसिन काम नहीं करती है। यहाँ पे आपको H2C15 का सहारा लेना पड़ेगा। हालांकि C15 का उपयोग मैं नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया कि इसमें जो कंडीशन आती है वो
कौन सी रेमेडी आपको यूज़ करना है। हालांकि रेमेडी इसमें नहीं बताना है मुझे, क्योंकि रेमेडी बताने से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दिक्कत होता है आप लोगों को। और कभी कभी व्यक्ति जो होता है उसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या के अलावा डिस्पेप्सिया, और कभी कभी व्यक्ति को देखने के लिए मिलता है कि चिकित्सक को देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति को डायरिया भी मिल रहा है। तो हो सकता है कि व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फीवर होता है उसमें ये जो परेशानी होती है ये देखने को मिलता है। पांचवा जो होता है, अगर हम बात कर रहे हैं पांचवे की, तो 5 लिखने के बाद मिटाऊंगा इसको। पांचवा जो होता है वो होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम को अगर फीवर कैसे इफेक्ट करता है, जैसे कि जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट जो फीवर होता है, तो टेम्परेचर जो होता है वो तेज़ी से इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज होते होते वो जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर से हीट लॉस होता है, क्योंकि बॉडी से जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो जब हीट लॉस होगा, मतलब जब हीट का बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो हीट है बॉडी का वो लॉस होगा। तो उसकी वजह से जो पसीना होता है, जो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग बढ़ जाती है। स्वेटिंग बढ़ जाती है तो शरीर से पसीने के माध्यम से जो जो फ्लूइड होता है बॉडी का वो भी डिस्चार्ज होता है, और उसकी वजह से जो पसीना जो बाहर जा रहा होता है उसकी वजह से जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन तक की कंडीशंस देखने को मिलती है। और इसकी वजह से यूरिनरी जो सिस्टम होता है उसमें इफेक्ट होता है, वो अपना जो प्रोसेस ऑफ वर्क होता है वो कम कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि डिमिनिश्ड यूरिनरी आउटपुट जो होता है उसकी कमी आती है, और उस वजह से बर्निंग, मैचुरेशन, हाई कलर्ड यूरिन, मतलब क्या हुआ कि पानी जो है उसकी कमी हुई है, और उसके कारण जो आउटपुट होता है यूरिन का वो अच्छा नहीं है। और जब पानी कम हो जाता है तो बर्निंग मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो की बात हम लोग जब कर रहे हैं, तो जब पानी कम हो जाता है तो इसका सीधा प्रभाव किडनी पर होता है, क्योंकि जो पानी है वो किडनी फिल्ट्रेशन को भी प्रभावित करता है, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, और यूरिन आउटपुट के कम होने की वजह से बर्निंग मेंस्ट्रुएशन बॉडी के अंदर जनरेट हो जाता है। तो मुंह सूख जाता है भाई पढ़ाते पढ़ाते, बीच में तो गला ही बैठा था। तो हम लोग तो इसकी ये समस्या देखने को मिलती है, और साथ ही साथ में यूरिन का जो कलर होता है वो डार्क येलो दिखाई देने लगता है। ये सभी लक्षण जब हो, अगर किसी व्यक्ति को दिखाई दे कि इस टाइप के लक्षण व्यक्ति में विद्यमान हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम लोग को यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट हुआ है फीवर के कारण, वो समझ में आता है। मैं इसको मिटा दिया हूँ भाई, है ना, बाद में मत बोलना कि सर मैंने देखा नहीं था। तो दोबारा से बैक करके वीडियो को देख लेना। ऐसे भी वीडियो अपलोड हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे तो लगता है 3-4 दिन लग जाएगा। बहुत सारे काम हैं, सब बाधित करके क्लास देना तो मुश्किल होता है, बट फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। अगर फिर भी नहीं आता है तो बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, क्योंकि एक कमेंट ही माध्यम है जो आप लोगों के जो भी तथ्य या सवाल होते हैं वो मुझे मिल पाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर होने वाले 5.5 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। छठे सिस्टम को पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम।
नर्वस सिस्टम जो कि फीवर होने पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि जैसे ही फीवर होता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और हेडेक का मतलब, हेडेक का जो सबसे पहला हेडेक होता है, मतलब जो व्यक्ति में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जब भी बुखार होगा तो व्यक्ति को हेडेक होता है, मतलब सिर दर्द करेगा, व्यक्ति के अंदर रेस्टलेसनेस आएगी, बेचैनी महसूस करेगा, इरिटेबिलिटी महसूस करने लगेगा, व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर नींद की कमी आ जाती है, इंसोमानिया, मतलब व्यक्ति को नींद नहीं आता है, डिमेंशिया भी हो सकता है। और अगर फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है तो फिर व्यक्ति को कन्वल्सन भी आ सकते हैं, झटके भी आ सकते हैं। मतलब ये सब जो नर्वस मतलब ये सब चीज़ें जब डिस्टर्ब होती है तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड फीवर में ये देखने को मिलता है। सातवां हम बात करते हैं मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम। आपने सुना होगा ना, बुखार हुआ, हड्डी हड्डी दर्द दे रहा है भाई, जोड़ जोड़ दर्द दे रहा है। तो हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं, मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम। तो मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम को ये कैसे प्रभावित करता है? फीवर जब मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम को प्रभावित करता है तो एक ऐसी कंडीशन व्यक्ति के अंदर दिखाई देने लगती है जो संपूर्ण शरीर में दर्द का आभास कराती है। जोड़ जोड़ शरीर के दर्द देता है, बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन और भी तरह तरह के दर्द व्यक्ति महसूस करता है। थकावट भी हो सकता है और इससे हम लोग कहते हैं मेलिन एंड फैटिक। तो ये सब जो कंडीशन होते हैं ये मस्क्यूलो स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड जब फीवर होता है तो देखने को मिलता है। इसमें आठवां जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसको मैं विस्तार से समझाना चाहूँगा, क्योंकि 8 ही पॉइंट्स हैं मैंने निकाले हैं, जो पॉइंट्स व्यू वो 8 ही निकाले हैं। और इसके बाद जब मैं पढ़ाना चालू करूँगा तो उसको भी मैं बताऊँगा, बट 8वां समझ लीजिए क्या है। एंटीगुमेट्री सिस्टम। इस कंडीशन में शरीर से हैवी मात्रा में स्वेटिंग होता है, अधिक पसीना आता है। तो जब किसी भी व्यक्ति के बॉडी के अंदर जब हैवी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो अधिक होगा तो शरीर से एक आग लगे टाइप का महसूस होता है। और जब वो पसीना बन के पसीना अधिक आने लगता है तब व्यक्ति के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हीट लॉस होता है। तो हीट लॉस होने की वजह से बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी लॉस होता है। उसके वजह से क्या होता है, हॉट पल्सेस, हॉट फुल्सेस और सिवरिंग और राइगर्स की कंडीशंस जनरेट होती है। तो जो सिवरिंग कंडीशन में सबसे पहले आता है बात, इसमें सिवरिंग और राइगर्स की जो कंडीशंस होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है, व्यक्ति के अंदर जब राइगर्स आते हैं तो कूल राइगर्स, इसको हम लोग कूल राइगर्स भी कहते हैं। उस दौरान जो व्यक्ति होता है उसको टेम्परेचर जो होता है वो, ध्यान रखिएगा मैं बार बार नहीं दूंगा इस टाइप का, मेरा एक ठोक तो पहले ही किसी ने हैक कर लिया, दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं बता पाऊंगा फिर, है ना। तो जब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है तो उस दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। 102 ऊपर होगा तो हड्डी हड्डी में दर्द महसूस होगा, लेकिन अगर 103 से ऊपर जाता है तो कूल राइगर्स, हम लोग इसको कूल राइगर्स भी कहते हैं। तो
उस दौरान जो व्यक्ति होता है उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जब 103 तक पहुंचता है तो उस दौरान व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। उस कंडीशन में व्यक्ति को डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो या घर वाले हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं, कंबल से कवर कर देते हैं, और उसके हाथ पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होने लगते हैं। और इसी के कारण इसी कंडीशन को हम लोग फर्स्ट स्टेज ऑफ राइगर्स या फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल्ड स्टेज कहा जाता है। और जो दूसरा स्टेज का कंडीशन होता है उसको हम लोग हॉट स्टेज कहते हैं। हॉट स्टेज में जो व्यक्ति होता है उसको जो फीवर होता है, जो फीवर बोलना चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, इसकी वजह से बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं इसकी वजह से ब्लैंकेट जो होता है वो बोलना चाहिए हटा देता है। बहुत पतला सा ब्लैंकेट चादर को वो ओढ़ना चाहता है उस कंडीशन में, और उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और उसको बार बार प्यास भी लगती है और उसका मुंह जो होता है वो सूखने लगता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी को वो महसूस करता है। और इसके बाद आता है उसको थर्ड स्टेज की बात, तो जिसमें व्यक्ति जो होता है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये होता कब है? जब सीवरिंग और राइगर्स के तीसरे स्टेज की जब बात होती है तब। तो ये सभी कंडीशंस होने पर फीवर इसको हम लोग प्रभावित करता है। तो हम लोग ये तो समझ गए कि फीवर होता क्या है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूँगा कि फीवर के अंदर, क्योंकि जो कंडीशंस थी मैंने, अरे यार आई भी लिख दिया, ई भी लिख दिया मैंने। चाहे तो आई लगाइएगा, चाहे तो ई लगाइएगा, क्योंकि दोनों लगा दीजिएगा तो फिर जमेगा नहीं, और जब जमेगा नहीं तो फिर आप लोग मुझे ही उसका दोषी बना देते हैं। मैं विशेष तौर पे आप लोगों को बताना चाह रहा था कि रीवा में एक प्रोग्राम रखा है मैंने, फर्स्ट नेशनल सेमिनार है ये, जिसमें मैं मिटा दूं, जिसमें बोलना चाहिए 24 और 25 2 दिन का ये राष्ट्रीय सेमिनार है। और ये हो कहाँ रहा है? रीवा में। इसमें 2 क्राइटेरिया में फीस, 3 क्राइटेरिया में रखा गया है। जो लोग 23 तारीख को पहुँचेंगे और 24 एंड 25 तारीख की क्लास अटेंड करेंगे, भोजन करेंगे रूम के साथ में, तो वैसे लोग 3000 रुपया जमा करेंगे। जो लोग 24 और 25 हो सकता है कि नियर बाई हो, कोई आसपास के रीवा का हो, सतना का हो, मैहर का हो, जबलपुर का हो, कटनी का हो, तो सर मैं 1 घंटा 2 घंटे में आपके जगह पे पहुंच जाऊंगा, मुझे कितना देना होगा? मैं आपके ना तो रूम में रहूंगा, ना तो आपका खाना खाऊंगा, मैं केवल क्लास अटेंड करने आऊँगा दोनों दिन का। तो वैसे व्यक्ति को जो 24 और 25 को खाली क्लास अटेंड करेंगे, भोजन भी नहीं चाहेंगे, वो लोग 1500 रुपया जमा करेंगे। और एक जो कि करंट बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि नहीं सर मैं बुकिंग नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट काउंटर अटेंड करूंगा। तो काउंटर अटेंड के लिए जो व्यक्ति आएंगे 24 और 25, इसमें उनको भोजन उपलब्ध होगा, वो देंगे 2000 रुपये। न इसमें रुकने की व्यवस्था होगी, ये करंट होगा जो कि आपको 24 तारीख को देना होगा। ठीक है, ये जो है आपको एडवांस में जमा कराना है 10/12/2023 तक। और
इसके लिए भी आपको जमा जो कराना है, क्योंकि इसमें आपको होटल का कमरा बुक कराना जरूरी होगा। तो ऐसे लोग 6/12/2023 तक अपना पेमेंट जमा कर देंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि अगर 6 तारीख के बाद इसमें आते हैं तो प्लस आपको 500 रुपये अतिरिक्त देना होगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपको 3,500 रुपये जमा करना होगा, वो भी 10 तारीख से पहले। इसमें अगर आते हैं तो व्यक्ति जो 10 तारीख तक जमा नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति सीधा दिमाग रखिएगा 2,000 मुझे देना है, और काउंटर का तो जो 2,000 है वो 2,000 है। अगर किसी को लगता है कि मैं कटनी से आया हूँ, जबलपुर से आया हूँ, रीवा से आया हूँ, सतना से आया हूँ, मैं आपकी जगह पे नहीं रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाऊंगा मैं सर आपके पास ही, तो वो व्यक्ति 24/12 को ही एक काउंटर खुलेगा, और उस कंडीशन में अगर 50 सीट से ऊपर हुआ तो आपको बैठने नहीं मिलेगा। 50 सीट से कम हुआ तो उस कंडीशन में 2,000 रुपये दे करके आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। अगर खाने का मन होगा, क्योंकि भोजन तो चाहिए भाई किसी को भी, तो ये कंडीशन में व्यक्ति को 2,500 रुपये जमा करना होगा। वो 25,000 नहीं भाई, 2,500 जमा करना होगा। किसी भी प्रकार से अगर कांटेक्ट करना चाह रहा होगा व्यक्ति, तो नंबर दे दे रहा हूँ 9407761264, 6267268660। ये व्हाट्सएप का नंबर है और ये हेल्पलाइन कॉलिंग नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल मतलब अब नेक्स्ट क्लास डालूंगा मैं आपको। 1 तारीख को बाहर है, 2 तारीख को बच्चे का मेरे जन्मदिन है, 3 तारीख को एक डेलीगेशन आ रहा है बाहर से, बेंगलोर से और बाहर से है, उनको अटेंड करना है। 4 तारीख को या तो 4 तारीख को उपलब्ध होंगे, या 4 तारीख की रात से आप लोगों को नेक्स्ट जो क्लासेस है वो देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना मैं समझता हूँ काफ़ी है। और फिर भी अगर आपको लगता होगा कि कुछ मुझे जानकारी लेनी है या कुछ पूछना है, तो इस संडे को तो नहीं, लेकिन इसके अगले संडे को हम गूगल मीट पे एक क्लास रखेंगे, जिसमें आप सभी सीख सकेंगे, समझ सकेंगे और बिल्कुल फेस टू फेस समझ सकेंगे। और प्रोग्राम जो है, इसमें ख़ास तौर पे जो पढ़ाने योग्य बात हुई है वो है बोलना चाहिए वो है 38 मेडिसिन के डाइल्यूशंस, उसकी डोजोलॉजी। अगर हमने D3 बेस लिया है और हम उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 1 to 10 कैसे बनेगा, 30, 200, 500, 1M, 10M की हमको क्यों आवश्यकता नहीं होती है, क्यों 1C, 2C, 3C, 4C, 5C हम प्रयोग नहीं करते हैं, और इसकी एक्चुअल डोजोलॉजी क्या होगी 1 to 10 में, इसके ऊपर विशेष क्लास देने जा रहा हूँ। जिनको लगता है कि हाँ मुझे क्लास अटेंड करके मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इसमें 3 क्राइटेरिया रखी गई है। पहली क्राइटेरिया है जिसमें 24 और 25 तारीख को रुकने के लिए होटल के कमरे का व्यवस्था, आपके भोजन का व्यवस्था और सिखाने का जो चार्ज है वो। 24 और 25 तारीख को अगर कोई व्यक्ति पहले से बुकिंग कराता है और 24-25 तारीख को क्लास अटेंड करने के लिए, तो वैसा व्यक्ति 1,500 रुपये जमा करेगा। उसमें उसको भोजन अलग से नहीं दिया जाएगा, चाय नाश्ता मिलेगा और दोपहर का जो एक खाना होता है वो आपको उपलब्ध होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो
डायरेक्ट काउंटर बुकिंग चाहेगा, 24 तारीख को जब प्रोग्राम चालू होगा तो उस टाइम वो पहुँचेगा और बुकिंग चाहिए होगा, तो वो व्यक्ति जो भोजन नहीं करना चाह रहा होगा वो 2000 देगा, और अगर भोजन के साथ चाह रहे होंगे दोनों दिन के तो 2500 देना होगा। मेरा अगर फ़ोन नंबर की बात करते हैं तो 9407761264 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और अगर मैं हेल्पलाइन नंबर की बात करूं तो 6267726860 मेरा हेल्पलाइन कॉलिंग मोबाइल नंबर है। इसी के साथ आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।